नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास क्लास में। आप सभी को बता दें आज की यह वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भर कमेंट आ रहा था कि सर आपने जैसे चैप्टर 1 और 2 का प्रश्नोत्तर करा दिया है वैसे ही चैप्टर 3 का भी कराइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत आने वाला जो विषय है अर्थशास्त्र, यानी सामाजिक के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक और शास्त्र, इसके अंतर्गत अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख, काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं लाजवाब चैप्टर है यह, ठीक है ना। और आगे भी मतलब डेली लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है। इसको हम लोग पूरी ज़िंदगी में यूज करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी चीज़ों को बताया गया है सालों साल यूज करते हैं, हर एक दिन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सभी प्रश्नोत्तर, इसके सभी प्रश्नोत्तर को हम लोग कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको बुक परिचय कराते हैं। ये वाला बुक आप जो देख रहे हैं यही वाला बुक है आपका, देख लीजिए। यहाँ पर बुक तो थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन आप इसको देख के समझ सकते हैं। देखिए इसका पेज काफ़ी निकल रहा है, आप इसको देख के समझिएगा। हमारी अर्थव्यवस्था जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है ना, क्लास 10th में। इसको विषय सूची एक बार आप देख लीजिए, विषय सूची से आप जल्दी पहचान सकें कौन क्या है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर है, क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास का। सबसे पहले जैसे ही आप इस चैप्टर को आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी सबसे पहले आपको इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भरने वाला दिया गया, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसको देखिए, आइए काफ़ी शानदार तरीके से इसको बताते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको यही दिया गया है। सबसे पहले ऊपर यहाँ देख सकते हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र मुद्रा बचत एवं साख इकाई 3 है, ठीक है ना। सब थोड़ा सा इसके बारे में परिचय करा देते हैं। मुद्रा का मतलब होता है पैसा। मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा, जिससे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं। मुद्रा से कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं? आसानी से खरीद लेते हैं। बचत, हम लोग क्या करते हैं? अपने जितना भी हम लोग आय कमाते हैं, आय का मतलब पैसा, जितना भी हम लोग मान लीजिए डेली का पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। भविष्य के लिए क्या करते हैं? बचा के रखते हैं, उसे कहेंगे बचत। यानी जो भी पैसा हम बैंक में रखते हैं वो बचत ही हो रहा है। बचत यानी जो भी पैसा को बचा के रखते हैं बचत है। यहाँ देखिए साख। साख में क्या होता है कि जब हम अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे से पैसा लेते हैं, ठीक है ना, दूसरी जगह से पैसा लेते हैं तो हमारा साख होता है। क्या होता है? साख। यानी किसी से पैसा लेके भविष्य में उसको चुकाना, भविष्य में देना, साख कहलाता है। आ रहा समझ में? ठीक है। बस थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ देते हैं कई बार मुद्रा क्या है, बचत क्या है, साख क्या है। ये ऑब्जेक्ट परीक्षा में आते रहता है, ठीक है ना। देखिए तो इसको पहले रिक्त स्थानों की यहाँ पूर्ति करना है। जहाँ जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ऐसा हाईलाइट हुआ है, जहाँ जहाँ हाईलाइट हो रखा है वहीं पर आपको भरना था, ठीक है ना। जहाँ जहाँ हाईलाइट हो रखा है वहीं आपको भरना था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सब जगह हमने हाईलाइट इसको कर रखा है। आइए फटाफट इसको समझ लेते हैं कैसे क्या कह रहा है कुछ, ठीक है। देखिए आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? मुद्रा को है, ठीक है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? रीढ़ है। इसके बिना हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है? इतिहास है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहा जाता है। किसी घर आटा नहीं है, दूसरे घर से आटा ले लेना, अपने घर से चावल दे देना, इन वस्तुओं का ही आदान प्रदान हो जाता है, उसे हम कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। मुद्रा का आविष्कार मानव की सबसे बड़ी खोज है। मुद्रा का आविष्कार मानव की सबसे बड़ी क्या है? खोज है, उपलब्धि है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा किसका माध्यम है? विनिमय का माध्यम है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया। जब से प्लास्टिक मुद्रा आया तब से विनिमय का कार्य क्या हो गया? काफ़ी सरल हो गया। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। साख का मुख्य आधार विश्वास है। यानी जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो विश्वास उसमें मुख्य होता है, विश्वास। तो साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। आ रहा समझ में चीज़ है। टोटल 10 ही प्रश्न थे, इसमें 10 को हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो आपको इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। यहाँ से इस चैप्टर के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को आपको काफ़ी डिटेल से कराएंगे ताकि आपको प्रॉपर ढंग से चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। सबसे पहला प्यारा क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आपको इसके बारे में समझाना है। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपसे पूछा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या? एक लाइन में
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसमें आपका पैसा नहीं आता। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारा पैसा बाधा नहीं डालेगा। इसमें वस्तुओं का ही आदान प्रदान करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा। कर है वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जिसमें दो व्यक्ति के बीच वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान बिना मुद्रे के किया जाता है। इसमें बिना पैसा किया जाता है। जैसे एक किसान गेहूं देकर बुनकर से कपड़ा प्राप्त करता था। इसमें दोनों एक दूसरे की वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए। इस प्रणाली में कई कठिनाइयाँ थी, जैसे वस्तु का मूल्य तय करना। इसमें थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ होती थी, ठीक है ना, वस्तु का मूल्य तय करने में, लेकिन काफ़ी हद तक ये ठीक ठाक तरह से ठीक है। देखिए मान लीजिए किसान है, उसके पास तो गेहूं की कमी नहीं होगी क्योंकि किसान है। आज जो यहाँ देखिए कपड़ा बनाने वाला है, वो तो खेती नहीं करता होगा, उसका पूरा ज़्यादातर वो कपड़ा ही बनाता होगा, कपड़ा बीनता होगा, बुनता होगा, उसको सिलता होगा। तो यह क्या करेगा, अपना किसान है कपड़ा इससे सिला लेगा, ये गेहूं इससे ले लेगा। तो आदान प्रदान होना, आ रहा समझ में। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है विनिमय है ना, तो विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, लेन देन करना। बस यही आएगा क्वेश्चन, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा, मौद्रिक प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। काफ़ी विभिन्न प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। मौद्रिक प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें मुद्रा को माध्यम बनाकर वस्तुएं और सेवाएं खरीदी या बेची जाती है। इसमें मौद्रिक प्रणाली में क्या होगा, हमारा मतलब लेन देन वस्तु से नहीं होगा। इसमें हमारा पैसा आएगा, मुद्रा रहेगा, तभी हम लोग इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा मुद्रा मेन है, मुद्रा, ठीक है। यह प्रणाली वस्तु विनिमय की समस्याओं को दूर करती है। इसमें सिक्के, नोट, चेक, मोबाइल पेमेंट आदि शामिल होते हैं। आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसी प्रणाली पर आधारित है, जिससे लेन देन सरल होता है। जिससे हमारा लेन देन क्या होता है, काफ़ी सरल हो जाता है। लेन देन हमारा काफ़ी सरल हो जाता है। यह जो प्रणाली है मौद्रिक प्रणाली, इसका यूज हम लोग आजकल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किस किस चीज़ का यूज होता है, सिक्कों का यूज होता है, नोट का यूज होता है, चेक का यूज होता है, मोबाइल पेमेंट जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया आपका, ऐसे पेटीएम हो गया, इन सब का यूज आजकल इस मौद्रिक प्रणाली में हो रहा है। आ रहा है समझ में चीज़ें। काफ़ी दोनों प्रश्न काफ़ी आसान थे। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 3 नंबर एक प्रश्न, काफ़ी प्यारा सा। मुद्रा को परिभाषित करें। हमने बोला ना, इसमें से तीनों में आ जाता है। मुद्रा क्या है, बचत क्या है, साख क्या है, तीनों में से कोई पूछ देता है 2 नंबर में। देखिए सबसे पहले हमने मुद्रा के बारे में आपको बताएंगे। देखिए मुद्रा वह वस्तु है जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। यह विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और बचत का साधन होती है। यानी हम लोग जब बचत करते हैं तो मुद्रा से ही कुछ खरीद के बचत करते हैं या पैसा को ही बचाते हैं। आ रहा समझ में। मुद्रा के रूप में सिक्के, नोट, प्लास्टिक मनी, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आदि आते हैं। मुद्रा के बिना व्यापार और बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हमारे पास मुद्रा नहीं रहेगा तो हम लोग व्यापार और बाजार इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब बिना मुद्रा के हम लोग बाजार में कुछ खरीद नहीं सकते, कोई व्यापार किसी चीज़ का नहीं कर सकते, तो काफ़ी दिक्कत आता है मुद्रा के बिना। आ रहा है। तो मुद्रा परिभाषा में पूछा जाएगा। मुद्रा की परिभाषा तब बोलना है, मुद्रा वह वस्तु है जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। इतना तक आपका परिभाषा हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। आ रहा है समझ चीज़ें। एक लाइन में भी आप दे सकते हैं, और चाहे तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत और विस्तार करके, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लघु उत्तरीय है, आपके एग्जाम में 2 अंक के लड़ेंगे। आ रहे हैं। 2 अंक के लिए कम से कम 4-5 लाइन तो आपको पहुंचा देना पड़ेगा, ठीक है। आगे एटीएम क्या है, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। एटीएम आपको इंटर तक पढ़ना है। एटीएम के बारे में इसका तो एक प्यारा सा फुल फॉर्म होता है, लेकिन वो इस देखिए एक बच्चा सब इसका नाम रखा है ऑल टाइम मारामारी, लेकिन होता नहीं है ऑल टाइम मारामारी। तो वो फुल फॉर्म होता नहीं है, लेकिन इसका जो असली फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक लड़का सब छोटा सा था, एक दिन हम पूछ दिए एटीएम का पूरा नाम, वो बोल दिया ऑल टाइम मारामारी। ए से ऑल, टी से टाइम, एम से मारामारी। लेकिन वो होता नहीं है, रियल में होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। देखिए एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे बैंक ग्राहक अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं और कई अन्य सेवाएं ले सकते हैं।
एटीएम जो है एक आधुनिक मशीन है जो हमारे बैंक से लिंक होता है, हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है, हमारे बैंक से जुड़ा होता है। हर एक जो बैंक है अपना अपना एटीएम लॉन्च करता है, एटीएम मार्केट में लगाता है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे पैसों का लेन देन होता है, ठीक है ना। इसमें से ज़्यादातर पैसों को निकाला जाता है, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आखिर हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। कर है इसके लिए बैंक द्वारा दिया गया एटीएम कार्ड और पिन नंबर आवश्यक होता है। एटीएम 24/7 सेवा देता है जिससे बैंक पर निर्भरता कम हो जाती है। इसके फ़ायदे हैं, एटीएम्स के बहुत सारे फ़ायदे। बैंक में भीड़ की कमी हो जाती है, बैंक में छोटे से काम के लिए बैंक में हमको नहीं जाना पड़ेगा, हम इसके द्वारा ही अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते, थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ पैसा निकल जाता है, पैसा इससे अच्छा खासा निकाल सकते हैं आप लोग बताइएगा अगर एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एक बार में कितना निकाल सकते हैं अधिकतम, एक बार में एटीएम से कितना पैसा निकाल सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक बार में एटीएम से कितना पैसा निकाल सकते हैं। हर समझ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, आप इसको समझ के जाइए, याद मत करिए, रटने वाला नहीं है। यहाँ पर एक 24/7 आपको समझ नहीं आ रहा है, यानी 24 घंटा, यह 24 घंटा हमारा खुला रहता है और 7 दिन खुला रहता है, 7 दिन और 24 घंटा, यानी एक दिन मतलब पूरे हफ्ता खुला रहता है। संडे इसका मतलब संडे का छुट्टी इसमें नहीं होता है, लेकिन बैंक आपका संडे को बंद हो जाता है, लेकिन इस संडे को भी चलता है। आ रहा है समझ में, संडे को भी चलता है लेकिन बैंक आपका बंद हो जाता है। यह 24 घंटा चलता है, मतलब दिन रात आप कभी भी इससे पैसा निकाल सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूरे टाइम खुला रहता है 24/7। आ रहा है समझ में। इसको यूज करने के लिए आपको एटीएम कार्ड एक मिलता है, बैंक के द्वारा एटीएम कार्ड होना चाहिए और साथ में पिन नंबर, उस पर एक पिन होता है, 4 से 6 लेटर का होता है, पिन भी आपको आवश्यक होता है। आ रहा है समझ में। एटीएम का अब इतना लिख देते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिए। 5 नंबर प्रश्न है आपका, क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए क्रेडिट कार्ड भी आपको बैंक के द्वारा ही मिलता है, बैंक के द्वारा ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए क्रेडिट कार्ड एक बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड होता है, ये भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति तत्काल भुगतान किए बिना वस्तुएं खरीद सकता है। इसमें बिना किसी तत्काल भुगतान किए बिना आप लोग वस्तु क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बाद में वह बैंक को पैसा चुकाता है तथा यह उधार पर आधारित होता है। समय पर भुगतान न करने में ब्याज लगता है, समय पर इसमें भुगतान न करने पर आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। यह सुविधाजनक लेकिन सावधानी से उपयोग करने योग्य प्रणाली है। यह सुविधाजनक होता है और सावधानी से उपयोग करने वाला हमारा क्या है, प्रणाली है। आ रहा है समझ में। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, या बैंक के द्वारा दिया जाता है। एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे व्यक्ति तत्काल भुगतान किए बिना वस्तुएं खरीद सकता है, तत्काल मतलब तुरंत पैसा दिए बिना वस्तु को खरीद सकते हैं इस कार्ड के द्वारा। बाद में वह बैंक को पैसा चुकाता है, यह उधार पर आधारित होता है, समय पर भुगतान न करने में ब्याज लगता है, यह सुविधाजनक लेकिन सावधानी से उपयोग करने योग्य होता है, ठीक है। समझ गए होंगे थोड़ा बहुत तो बल्ले बल्ले। आगे है बचत क्या है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, बचत क्या है। आइए बचत के बारे में आपको हमने बोला ना, मुद्रा बचत साख एखन को इसमें से छाँट के पूछेगा। देखिए बचत का मतलब है जब व्यक्ति अपनी कुल आय का कुछ हिस्सा खर्च न करके भविष्य के लिए जमा करता है। अपनी कुल आय का पूरा मतलब जितना भी आय हो रहा है उसको खर्च न करके, पूरा खर्च न करके उसमें थोड़ा सा वो बचाता है, भविष्य के यूज के लिए, भविष्य के लिए जमा करता है, तो वह बचत होता है। यह आपातकाल, बीमारी, शिक्षा, शादी आदि में सहायक होती है। बचत बैंकों, डाकघर या अन्य योजनाओं में की जाती है। यह आर्थिक सुरक्षा देती है और देश की आर्थिक विकास में भी योगदान करती है, और देश के आर्थिक विकास में योगदान करती है। आ रहा है समझ में। बचत का मतलब क्या होता है, तो बचत मतलब पैसा को बचाना। हम लोग जो भी जितना मान लिए हम 300 कमाए उसमें से 100 रुपया रख लिए बचाने के लिए, बैंक में डाल दिए, तो हमारा बचत के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। जो बचत होता है, जितना ये बचत का राशि होता है, जितना ये बचत का हमारा राशि होता है उसका सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है, बीमारी में, आपातकाल कोई अचानक काम पड़ गया, शिक्षा में, शादी में, इन सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। क्योंकि जब भी शादी करेंगे तो उसमें मोटा पैसा लगता है, मोटा पैसा लगेगा तो एक दिन की मतलब कमाई से यह हो नहीं पाएगा, इसमें हमारा बचत काम आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे कि 7 नंबर। देखिए साख निकाल के पूछा है इसमें से,
हमने बोला ना 1 खंड में पूछ देगा। देखिए पूछ दिया 2 नंबर, 2 4 नंबर, 2 6 नंबर का आपका चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम ही 6 नंबर का आता है। आ रहा है? चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। साख क्या है? साख का अर्थ है वह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को बगैर तुरंत भुगतान किए वस्तु या धन प्राप्त होता है और बाद में चुकता करता है। यह उधार लेन देन की प्रणाली है। यह साख व्यक्तिगत व्यापारिक बैंक से हो सकती है। अच्छी साख से व्यक्ति को ऋण आसानी से मिलता है। यह व्यापार को बढ़ावा देता है। यह व्यापार को क्या करता है? बढ़ावा देता है। साख का अर्थ होता है एक तरह से कर्ज लेना। या चाहे तो आप किसी व्यक्ति से ले सकते हैं, या किसी व्यापारी से ले सकते हैं, या बैंक से ले सकते हैं। ठीक है ना? आप इसको मतलब बैंक से, व्यापार से, व्यक्तिगत तरीके से आप लोग साख की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पुनः भविष्य में उसको आप लौटाना होता है। ठीक है? इसमें आपको ब्याज भी देना पड़ता है। ठीक है ना? यहाँ ब्याज की इसमें बात जरूर हुआ होगा। देखिए कहीं ना कहीं आपको ब्याज लिखा होगा। आसानी से ऋण प्राप्त होता है और व्यापार को बढ़ा देता है। इसमें आपको ब्याज देना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल आपको ब्याज देना पड़ता है। कई बार ये निःशुल्क भी होता है, कई बार ब्याज काफ़ी कम होता है, या कई बार हमको विदाउट ब्याज के भी साख मिल जाता है, कर्ज मिल जाता है। आ रहा समझ में? या इसमें लेन देन होता है, पैसा लेंगे तो फिर देना पड़ता है। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। देखते हैं टोटल कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जी। टोटल बात करें तो आपके 4-5 टोटल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पाँचों को आइए फटाफट के अंदाज में आपको बता दें ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखिए सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय का पहला देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर कहा जाता है। जो वस्तु विनिमय होता था उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई कि बंद हो गया? मतलब चल रहा है, आजकल भी चल रहा है, गाँव में चल रहा है, गाँव तक सीमित, शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है? देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान किए बिना वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान बिना मुद्रा किया था। बिना मुद्रा का होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है बिना मुद्रा का होता है। आ रहा है समझ में? सबके समझ में आवता ना समझ में आई तो कमेंट कर दिया कि सर समझ में नहीं क्या होता। एक से आसान भाषा में बताओ के प्रयास कर ली। ठीक बा? इसमें सबसे बड़ी कठिनाई थी दोनों पक्षों की आवश्यकताओं का मेल बैठाना। ठीक है? कह रहा है मूल्य निर्धारण कठिन था, वस्तु का भंडारण मुश्किल था, परिवहन कठिन था और सेवाओं का लेन देन संभव नहीं था। साथ ही वस्तुओं का विभाजन नहीं हो सकता था। जैसे एक गाय के बदले गेहूं देना कठिन। मान लीजिए वो गाय हम खरीदने गए, तो गाय खरीदने जाएंगे तो गेहूं देना पड़ेगा। कितना गेहूं देंगे जी? मान लीजिए किसी के पास 10 गो गाय है और 10 गाय को बेचना चाहता है, लगा गेहूं से बेचने, तो उसके पास काफ़ी गेहूं हो जाएगा। तो गेहूँ रखेगा कहाँ? ये भी दिक्कत है। मान लीजिए कोई किसान है ना, किसान, उसको अपना धान बेचना है। धान बेचने के लिए बदलना पड़ेगा, फिर वस्तु विनिमय चल रहा है तो दूसरा लाना पड़ेगा, दूसरा कुछ, तो फिर भी दिक्कत है उसको। आ रहा है समझ में? इसमें काफ़ी दिक्कत होता था और काफ़ी मतलब जगह जगह पर आपको जाना पड़ता था, घूमना पड़ता था। इसमें सभी कारणों से यह प्रणाली अयोग्य और असुविधाजनक सिद्ध हुई। मतलब इन्हीं सब कारणों से मतलब काफ़ी बंद होने के आधार पर है, अयोग्य हो गया और असुविधाजनक सिद्ध हो गया। इसमें सुविधा काफ़ी कम देखने को मिलता था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के कार्य प्रकाश डाल। मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला विनिमय का माध्यम। पहला देखेंगे विनिमय का माध्यम। वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के माध्यम से खरीदी जाती हैं। मूल्य मापन की इकाई में देखिए, वस्तु के मूल्य मुद्रा में तय होते हैं। वस्तु के जो मूल्य होते हैं मुद्रा में तय होते हैं। मूल्य संचय का साधन। मुद्रा को भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। मुद्रा जो होता है उसको भविष्य के लिए हम लोग बचा सकते हैं। भविष्य के भुगतान का माध्यम ऋण, वेतन, किराया आदि मुद्रा में चुकाए जाते हैं। इन कार्यों से व्यापार, बचत, आर्थिक स्थिरता में मदद मिलती है। इन सभी कार्यों से हमको क्या होती है? काफ़ी मदद देखने को मिलती है। आ रहा है? कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, पहले हम बता रहे हैं। आगे बताइए। 3 नंबर, मुद्रा का आर्थिक महत्व प्रकाश डालें। जो मुद्रा होता है उसका क्या महत्व है, पैसा क्या महत्व है, ये बताना है। देखिए, तो मुद्रा का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। यह व्यापार को सरल, तेज और विश्वसनीय बनाती है। मुद्रा के कारण ही बैंक, बीमा, निवेश जैसी सेवाओं का विकास हुआ। अगर मान लीजिए पैसा नहीं रहेगा तो कोई बैंक में जाएगा? नहीं जाएगा, पैसे नहीं है। ठीक है? यह सरकार की आय व्यय का साधन है और कर प्रणाली को सशक्त बनाती है। देखिए, पैसा अगर नहीं है तो बैंक में कोई कम ही जाएगा, लेकिन जाएगा, क्योंकि बिना पैसा के भी बहुत सारा काम होता है।
मान लीजिए पैसा नहीं है तो लोन ले सकते हैं ना, लोन लेने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब जाएंगे बैंक में जाएंगे लेकिन बहुत कम, बैंक मतलब बहुत कम यूज होने लगेगा कि बिना पैसे। मुद्रा ने श्रम विभाजन और विशेषीकरण को संभव किया, जिससे उत्पादन बढ़ा। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी आसान बनाती है। संक्षेप में मुद्रा के बिना कोई भी आधुनिक अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। मुद्रा के बिना कोई भी आधुनिक अर्थव्यवस्था हमारे नहीं चल सकती। मुद्रा काफ़ी मतलब एक तरह से काफ़ी उपयोगी है जीवन यापन में। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा का विकास कैसे हुआ, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मुद्रा का विकास अनेक चरणों में हुआ। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें वस्तुओं को सीधा आदान प्रदान होता था। फिर धातु मुद्रा, सोना चांदी का चलन हुआ। फिर चांदी का सिक्का, धातु का सिक्का आया। इसके बाद सिक्के और फिर कागजी मुद्रा। अब आधुनिक समय में डिजिटल मुद्रा, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ई वॉलेट का प्रयोग हो रहा है। मुद्रा का यह विकास व्यापार, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की नई ऊंचाइयों देने में क्या हुआ, सहायक हुए। दिन प्रतिदिन मुद्रा का विकास काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ। सबसे पहले क्या होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उसके बाद क्या हुआ, तो धातु मुद्रा आया, जैसे सोना चांदी का सिक्का। उसके बाद हमारा कागजी मुद्रा आया। उसके बाद सीधे हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड आ गया। तो लगातार मुद्रा में विकास हो रहा है, ठीक है ना। मुद्रा का लगातार हम विकास कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो इसकी बस इतना आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ेंगे तो एक लास्ट, साख पत्र क्या होता है, कुछ प्रमुख साख पत्र पर प्रकाश डालें। साख पत्र होता क्या है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, साख पत्र वे दस्तावेज होते हैं जो उधार या ऋण के प्रमाण के रूप में दिए जाते हैं। इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संस्था एक निश्चित समय के बाद धन लौटाने का वादा करता है। कुछ प्रमुख साख पत्र, चेक भी हमारा साख पत्र है। ड्रॉप्ट भी साख पत्र है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी साख पत्र है। प्रोमिसरी नोट ये भी हमारा क्या है, साख पत्र के अंतर्गत। देखिए करेंगे, खाता धारक द्वारा बैंक को भुगतान करने का आदेश, ठीक है। दूसरा, बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाणिक भुगतान आदेश। अगला है व्यापारी द्वारा बनाया गया क्रय विक्रय पत्र और लिखित वचन जिसमें ऋण चुकाने की गारंटी होती है। ये सभी हमारा एक तरह से साख पत्र है, जिसका उपयोग हम लोग किसी से ऋण लेते हैं तो इन सभी दस्तावेज को आपको भरना पड़ता है। आ रहा है समझ में। तो बस इतने ही प्रश्न थे इस चैप्टर में, इससे अधिक कुछ नहीं है। इतने सभी प्रश्न काफ़ी भी आई हैं। हर एक प्रश्न को आप लोग बढ़िया से लिख के रिवीजन कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत देखने को ना मिले। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत इसके नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।